1945-05-23 ल्यूनेबर्ग आंखों पर काली पट्टी और झूठे दस्तावेज पहने एक व्यक्ति ब्रिटिश पूछताछ कक्ष में बैठा है और खुद को हेनरिक हित्जिंगर, एक सेवामुक्त सैनिक बता रहा है। चश्मा उतारते समय उसके हाथ कांप रहे हैं। 45वें फील्ड सुरक्षा विभाग के कैप्टन टॉम सिल्वेस्टर हर गतिविधि की बारीकी से जांच कर रहे हैं। ये सवाल मन में कौंध रहे हैं। नरसंहार का मास्टरमाइंड कब तक अपना भेष बदल पाएगा? क्या होगा जब रीच का दूसरा सबसे वांछित व्यक्ति अपने जीवन के अवसर खो देगा? कोई कब मरेगा जब दुनिया उसे मुकदमे के लिए जिंदा देखना चाहेगी? हेनरिक हिमलर ने 13 साल तक एसएस का नेतृत्व किया था, यातना शिविर प्रणाली की स्थापना की थी और 60 लाख यहूदियों के कत्लेआम की योजना बनाई थी। मई 1945 तक वह नकली पहचान पत्र लेकर आया था जिसमें एक साइनाइड कैप्सूल छिपा हुआ था। 11 दिनों तक वह पश्चिमी योगियों के साथ बातचीत करने के लिए ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र से गुजरता रहा। रीच का नाश हो चुका था, फ्यूहरर की मृत्यु हो चुकी थी, केवल जीवित बचे लोग ही बचे थे। 30 घंटे से अधिक सिल्वेस्टर लाए हलंत्यूनेबर्ग में पूछताछ केंद्र में एक बंदी के दस्तावेजों की जांच कर रहा है। हालांकि हेनरिक हित्जिंगर के डिस्चार्ज पेपर असली लगते हैं, फिर भी उसमें एक बेचैनी सी है। वह एक अधिकारपूर्ण भाव रखता है, न कि आम सैनिकों जैसा आज्ञाकारी। सिल्वेस्टर 45वें फील्ड सिक्योरिटी सेक्शन के प्रमुख कर्नल माइकल मर्फी को बुलाता है। 15 घंटे बाद मर्फी पहुंचता है और पूछताछ में शामिल होता है। बंदी अपनी कहानी पर अड़ा रहता है। म्यूनिख में जन्मे हेनरिक हित्जिंगर 11 मई को छुट्टी मिलने से पहले एक रिजर्व पुलिस यूनिट का हिस्सा थे। मर्फी उस व्यक्ति के कोमल हाथों पर ध्यान देते हैं जिन पर शारीरिक श्रम का कोई दाग नहीं लगा है। ज्यादातर पूर्व सैनिकों के विपरीत उसमें हाल ही में हुए युद्ध या कठिन कार्यों के कोई निशान नहीं दिखते। उसके नाखून साफ हैं और घिसी-पिटी नागरिक पोशाक में भी उसकी मुद्रा बिल्कुल सीधी है। मर्फी निर्देश देता है कि बंदी को 31 उहलसेनरस्ट्रासे विला के एक अलग होल्डिंग रूम में स्थानांतरित कर दिया जाए। सार्जेंट मेजर एडविन ऑस्टिन उस आदमी को ऊपर ले जाते हैं। यह इमारत ल्यूनेबर्ग में ब्रिटिश खुफिया गतिविधियों के लिए एक अस्थायी अड्डे के रूप में काम करती है, जहां ऑपरेशन संचालित होते हैं। 2 कॉर्पोरल डेरेक नोल्स और जेम्स राय प्रवेश द्वार के बाहर तैनात रहते हैं। 16 से 45 घंटे के बाद यूनिट के चिकित्सा अधिकारी डॉ वेल्स उस बंदी का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं जो बीमारी के कारण कपड़े उतारने से इनकार कर रहा है। अनिच्छा से वह मान जाता है, लेकिन उसकी कमीज के नीचे रेशमी अंडरवियर है, जो एक पूर्व सैनिक के लिए एक अप्रत्याशित खोज है। कैदी अपने दांतों में महंगे दंत परीक्षण का दावा करता है। वेल्स इन निष्कर्षों को अपनी चिकित्सा लॉग में दर्ज करते हैं। 30 घंटे बाद मर्फी नई खुफिया रिपोर्ट पेश करता है। पिछले पखवाड़े के वेहरमाच डिस्चार्ज पेपर्स में अलग-अलग निशान और हस्ताक्षर दिखाई देते हैं। हालांकि कैदी के दस्तावेजों पर सीरियल नंबर 11 मई की रिहाई के लिए ज्ञात सीमा से अलग है। मर्फी इन विसंगतियों की ओर उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है। 18 बजे के बाद संदिग्ध का व्यवहार खराब हो जाता है। संदिग्ध व्यक्ति स्वीकार करता है कि दस्तावेज जाली हैं, फिर भी वह जोर देकर कहता है कि वह हेनरिक हित्जिंगर है। मर्फी पहचाने गए एसएस अधिकारियों की तस्वीरें दिखाता है, जिससे नूर्नबर्ग के आस पास की तस्वीरें देखने पर बंदी में पहचान के लक्षण दिखाई देते हैं। मर्फी इस प्रतिक्रिया को नोट करता है। 30 घंटे बाद कर्नल मर्फी कैप्टन सिल्वेस्टर और क्षेत्रीय खुफिया प्रमुख मेजर नॉर्मन हिटेकर से परामर्श करता है। हिटेकर को एक मूल्यवान नाजी के बारे में खुफिया जानकारी मिली है जो उनके क्षेत्र में
घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। विवरण उनके कैदी से मेल खाता है। मध्यम कद, दुबला शरीर, छोटी मूछें और चिंतित स्वभाव। 4 घंटे बीत जाते हैं और विटेकर कैदी के सामान की एक और तलाशी का आदेश देता है। सार्जेंट ऑस्टिन को आदमी की जैकेट की परत में एक छिपा हुआ चमड़े का केस मिलता है। 30 सेकंड की खामोशी के बाद वह आदमी सीधा खड़ा होता है और घोषणा करता है, मैं हेनरिक हिमलर हूं। उसकी आज्ञाकारी आवाज लाखों लोगों तक गूंज उठी। पूछताछ कक्ष में सन्नाटा छा गया। 30 घंटे बाद मर्फी ने बैड नेंडोर्फ स्थित ब्रिगेड मुख्यालय को सूचित कर दिया। ब्रिगेडियर क्लेवरिंग ने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के निर्देश दिए और परिवहन की तत्काल तैयारी का अनुरोध किया। हिमलर को वर हिष्ट मित्र अधिकारियों को सौंपे जाने से पहले औपचारिक प्रक्रिया के लिए लूनाबर्ग मुख्य निरोध केंद्र ले जाया जाना था। हमारे बजाय डॉ वेल्स को एक व्यापक चिकित्सा परीक्षण करने का काम सौंपा गया। या था मित्र देशों की खुफिया एजेंसियों ने युद्ध अपराधों और छिपी हुई नाजी संपत्तियों के बारे में पूछताछ करने के लिए हिमलर को जीवित पाया। आदेश पर हिमलर को निरीक्षण के लिए अपने सारे कपड़े उतारने और अपना मुंह खोलने का आदेश दिया गया। हालांकि 15 घंटे बाद हिमलर ने केवल कपड़े उतारने के मामले में ही आज्ञा का पालन किया, लेकिन अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया, इस संदेह में कि कैदी जहर छिपा सकता है। वेल्स ने उच्च मूल्य वाले नाजी कैदियों के बीच आत्मघाती उपकरणों की जांच करके मानक प्रोटोकॉल का पालन किया। 8 मई को जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद मित्र देशों की हिरासत में रहते हुए 12 एसएस अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली। समय बीतता है। वेल्स मदद के लिए पुकारते हैं और सार्जेंट ऑस्टिन और कॉर्पोरल राइट जांच कक्ष में प्रवेश करते हैं। वेल्स हिमलर के मून की तलाशी लेने का अनुरोध करते हैं। हिमलर मना कर देते हैं। दीवार से सटकर कहते हैं, मैं यह अपमान नहीं सहूंगा। लगभग 45 घंटे बाद वेल्स एक मेडिकल लाइट और लकड़ी का जीभ दबाने वाला उपकरण लेकर आते हैं। हिमलर अनिच्छा से अपन मुंह थोड़ा खोलते हैं, फिर उसे कसकर भींचते हैं और जोर से काटते हैं। कांच टूटने जैसी एक तेज चटकने की आवाज सुनाई देती है। कमरा बादाम की तेज गंध से भरने लगता है। समय बीतता है। 46 घंटे। हिमलर मीन पर गिर पड़ते हैं। ऐंठते हुए वेल्स तुरंत साइनाइड विषाक्तता पहचान लेते हैं और हिमलर का मुंह खोलकर बचा हुआ जहर निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि हिमलर का जबड़ा कसकर बंद है। उसके मुंह के कोनों से सफेद झाग दिखाई देने लगता है। समय बीतता है। 47 घंटे। ऑस्टिन आपातकालीन चिकित्सा किट लाने के लिए जल्दी करता है। कैदी अभी भी होश में है, लेकिन बुरी तरह से दौरे पड़ रहे हैं। राइट के नियंत्रण हलंत्रण में है। साइनाइड संदूषण के जोखिम के बावजूद वेल्स कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन शुरू करता है। 50 घंटे बाद कैप्टन सिल्वेस्टर अतिरिक्त चिकित्सा आपूर्ति लेकर आता है। वेल्स उपलब्ध उपकरण होन का उपयोग करके गैस्ट्रिक लेवेज करने का प्रयास करता है। हिमलर की सांस लेने की समस्या काफी बिगड़ जाती है। उसकी त्वचा गहरे नीले रंग में बदल जाती है, जो साइनाइड विषाक्तता का संकेत है। घड़ी का ही टिक टिक चलती रहती है। कर्नल मर्फी ब्रिगेड मुख्यालय को गंभीर चिकित्सा स्थिति के बारे में सूचित करता है। ब्रिगेडियर क्लेवरिंग पुनर्जीवन के लिए सुसज्जित निकटतम सैन्य अस्पताल में तत्काल परिवहन का आदेश देता है। निकटतम सुविधा हैम्बर्ग में 30 किलोमीटर दूर है। 15 घंटे बाद डॉ वेल्स परिवहन को निरर्थक मानते हैं। हिमलर की नब्ज मुश्किल से बोधगम्य है। सार्जेंट ऑस्टिन ने मेडिकल पर हिक्षण स्थल हिमलर की पोशाक और कैदी की वर्तमान स्थिति की तस्वीरें ली। कॉर्पोरल राइट ने वहां मौजूद सभी लोगों और उनकी गतिविधियों को एक लॉग में दर्ज किया। 25 घंटे की अवधि बीत गई। मेजर विटेकर मित्र राष्ट्रों के खुफिया अधिकारियों के लिए हिमलर के
अंतिम क्षणों का विवरण देने के लिए एक पोर्टेबल कैमरा लेकर पहुंचे हिमलर की आंखें खुली रहीं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उनकी सांस पूरी तरह से बंद हो गई। सुरक्षा 29 घंटे बाद डॉ वेल्स ने सफलता के बिना उनकी नाड़ी या दिल की धड़कन की जांच की। फिर उन्होंने अपनी मेडिकल लॉग में मृत्यु का समय दर्ज किया, यह देखते हुए कि यह सामान्य से पहले है। डॉ वेल्स ने हिमलर को मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण स्वप्रशासित साइनाइड विषाक्तता है। ब्रिगेड मुख्यालय को तत्काल सूचना देना आवश्यक है। रीच के दूसरे नकमान के नी धन के बाद सहयोगी अधिकारियों द्वारा जांच आवश्यक हो गई, जिन्हें लंदन, वाशिंगटन और मॉस्को में भी सूचित किया जाएगा। फूल भेजे जाते हैं। मर्फी मुख्यालय से संपर्क करता है। ब्रिगेडियर क्लेवरी शव की विस्तृत तस्वीर लेने और पोस्टमार्टम करने का निर्देश देते हैं और कोई भी कर्मचारी आधिकारिक चैनलों के अलावा इस मामले पर चर्चा नहीं करता। 6 घंटे के भीतर बैड नेंडोर्फ से एक पूरी जान टीम पहुंचती है। 230 घंटे बाद डॉ वेल्स एक प्रारंभिक बाह्य जांच करते हैं और हिमलर के मून में एक छोटा कांच का एम्प्यूल का टुकड़ा पाते हैं, जो साइनाइड के सेवन का संकेत देता है। यह कैप्सूल एक खोखले दांत के भीतर अनिश्चित समय से छिपा हुआ था। वेल्स कांच के टुकड़ों को सबूत के तौर पर इकट्ठा करते हैं। बाद में सार्जेंट ऑस्टिन एक बार फिर हिमलर के कपड़ों की तलाशी लेते हैं और उन्हें 21 मई तक के अति रिक्त दस्तावेज और एक छोटी डायरी मिलती है। अंतिम प्रविष्टि में लिखा है, मेरा सम्मान वफादारी है। ये हेनरिक हिमलर के अंतिम ज्ञात शब्द थे। अगले 30 मिनट के बाद ऑस्टिन को और अधिक दस्तावेज और एक छोटी डायरी मिली, जिसमें 21 मई तक की प्रविष्टियां थीं। अंतिम प्रविष्टि थी, मेरा सम्मान वफादारी है। शव को एक सैन्य आवरण में लपेटकर हिरासत केंद्र के चिकित्सा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। पूर्णविराम 2 सुरक्षाकर्मी सतर्कतापूर्वक पहरा दे रहे हैं। मर्फी अपनी घटना रिपोर्ट का समापन करते हैं, जिसमें सटीक समय, शामिल कर्मियों और आत्महत्या तक पहुंचने वाली घटनाओं का क्रम बताया गया है। 24 मई को 4 घंटे बीत गए। कर्नल मर्फी की प्रारंभिक रिपोर्ट ब्रिगेड मुख्यालय पहुंचती है। प्रेषण में दशकों पुरानी गोपनीय फाइलों के लिए एक पंक्ति शामिल है। डिलीवरी की पुष्टि हो गई है, हालांकि सामग्री इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। तत्काल निपटान का सुझाव दे। हिमलर मित्र देशों की न्याय व्यवस्था से मात्र 14 मिनट के अंतर से बच निकलने में सफल रहे। यदि आप प्रथम विश्व युद्ध और युद्धोत्तर इतिहास के ऐसे सुप्रलेखित इतिहास की सराहना करते हैं, तो सदस्यता लेने पर विचार करें। यह हमारे प्रयासों का समर्थन करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अब लगभग 30 घंटे बाद कहानी पर लौटते हैं। बैड नेंडोर्फ से जांच दल विशेष जांच शाखा के लेफ्टिनेंट कर्नल आर.ए. नाइटिंगेल के नेतृत्व में पहुंचता है। इससे पहले नाइटिंगेल ने रूडोल्फ हेस और अन्य उच्च पदस्थ नाजी अधिकारियों से पूछताछ की थी। कैदियों ने उसके आदेश का पालन किया। जांच करें कि क्या हिमलर की आत्महत्या टाली जा सकती थी और क्या उचित सुरक्षा उपाय लागू किए गए थे। चिको व्हाइट घंटे नाइटिंगेल प्रत्येक गवाह से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करती है। मर्फी की गवाही वेल्स के मेडिकल रिकॉर्ड और ऑस्टिन के सुरक्षा लॉग से मेल खाती है। घटनाओं का क्रम उस क्षण तक मानक प्रक्रिया को इंगित करता है जब तक हिमलर ने छिपे हुए कैप्सूल को सक्रिय नहीं किया। कोई सुरक्षा मौजूद नहीं। विफलता स्पष्ट। 14 घंटे डॉ वेल्स नाइटिंगेल को टुकड़ा मलबा प्रदान करते हैं और भौतिक प्रमाण की व्याख्या करते हैं। साइनाइड कैप्सूल लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा था, जो एक खोखले दांत में या जीभ के नीचे छिपाने के लिए पर्याप्त छोटा था। संभावित कब्जे की स्थितियों में एसएस अधिकारियों के लिए समान वस्तुएं नक जारी की जाती थीं। 30 घंटे नाइटिंगेल हिमलर के निजी सामान की समीक्षा करती है।
नकली दस्तावेज। 9 घंटे बीत जाते हैं। लूनबर्ग डिटेशन सेंटर के भीतर स्थित चिकित्सा सुविधा में शव परीक्षण शुरू होता है, जिसमें डॉ वेल्स, ब्रिटिश आर्मी मेडिकल कोर के पैथोलॉजिस्ट कैप्टन J.H. रॉबर्टसन की सहायता करते हैं। रॉबर्टसन ने साइनाइड को मौत का कारण बताया और किसी भी तरह की जबरदस्ती शारीरिक गतिविधि के संकेत नहीं पाए। 30 घंटे बाद रॉबर्टसन ने शव परीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। हिमलर के दंत परीक्षण के विश्लेषण से उस गुहा का पता चला जहां साइनाइड कैप्सूल छिपा हुआ था। यह संशोधन कुशलता से किया गया प्रतीत होता है, जिससे पता चलता है कि इसे जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले एक एसएस चिकित्सा अधिकारी ने अंजाम दिया था। अंत में नाइटिंगेल की जांच से यह पता चलता है कि हिमलर की आत्महत्या के मामले में प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, जिसे न तो रोका जा सकता था और न ही यह लापरवाही का नतीजा था। कैप्सूल को सावधानीपूर्वक छिपाया गया था और रोकथाम के लिए बहुत जल्दी सक्रिय कर दी या गया था। नाइटिंगेल भविष्य के हाई प्रोफाइल बंदियों के लिए अधिक व्यापक मौखिक परीक्षणों का सुझाव देती हैं। जनरल मोंटगोमरी के मुख्यालय से आदेश मिलने पर हिमलर के शरीर को तुरंत और गुप्त रूप से नष्ट करने का आदेश दिया जाता है। 30 घंटे बीत जाते हैं। कोई कब्र का पत्थर नहीं, कोई समारोह नहीं, आधिकारिक दस्तावेजों में कोई रिकॉर्ड नहीं। मित्र राष्ट्रों ने नाजी समाधि या शहादत स्थल देने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सेना का एक ट्रक रॉयल इंजीनियर्स के 6 भर्ती किए गए सैनिकों को सार्जेंट विलियम ओक्स के नेतृत्व में एक अज्ञात स्थान पर कब्र खोदने और 14 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने का अनिर्दिष्ट आदेश के साथ लाता है। 11 घंटे बाद वे हिमलर के शरीर को बिना किसी ताबूत, पहचान पत्र या व्यक्तिगत सामान के केवल एक सैन्य कंबल से ढके ट्रक में लाद देते हैं। वह व्यक्ति जिसने एसएस की कमान संभाली थी, यातना शिविरों की देखरेख की थी और अंतिम समाधान की योजना बनाई थी, अब उनकी पहुंच में है। 15 घंटे बीतने के बाद ट्रक लूनेनबर्ग के पास एक जंगली इलाके में रुकता है। स्थान अज्ञात है। सार्जेंट ओक्स कब्र के लिए पेड़ों के बीच एक साधारण जगह चुनते हैं, जो न तो चिह्नित है और न ही यादगार। कब्र की गहराई 6 फीट, लंबाई 7 फीट और चौड़ाई 3 फीट होगी। अस्थायी दफन के लिए मानक सैन्य माप 10 घंटे शेष रहने पर दफन पूरा हो जाता है। 6 लोग उस गुप्त दफन स्थल को जानते थे और गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य थे। उन्हें आदेश दिया गया था कि वे इसके बारे में कभी न बोलें। हेनरिक हिमलर जर्मन जमीन के एक अस्पष्ट से हिस्से में गायब हो गए। 30 घंटे बाद दफन दल लूनबर्ग वापस गया। सार्जेंट ओक्स ने कर्नल मर्फी को सूचित किया कि मिशन पूरा हो गया है। ट्रक को साफ किया गया और पूल ड्यूटी पर वापस भेज दिया गया। कब्र के स्थान या अवधि का विवरण किसी रिकॉर्ड में नहीं है। मर्फी ने हिमलर घटना पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। हिमलर ने ब्रिटिश हिरासत में कुल 23 घंटे और 30 मिनट बिताए। साइनाइड विषाक्तता के कारण उनकी मृत्यु आत्महत्या थी। शव का अंतिम संस्कार उच्च कमान के आदेश के बाद किया गया। स्थान गोपनीय बना हुआ है। हिमलर की गिरफ्तारी से पहले के 11 दिन अत्यधिक हताशा के प्रतीक थे। 12 मई 1945 उस दिन हिमलर ने फ्लेंसबर्ग के पास एक सुरक्षित आवास पर अपनी एसएस वर्दी उतार दी और एक दिवंगत पुलिस सार्जेंट हेनरिक हिटजिंगर की पोशाक पहन ली। एसएस जालस हाज विल्हेम होटल ने बड़ी सावधानी से इन नकली दस्तावेजों का प्रबंध किया था। 3 हफ्ते पहले असली हिटजिंगर अंतिम सोवियत हमले के दौरान डुब्डोयर बर्लिन में मारे गए थे। उनकी लाश अनहाल्टर बानहोफ के मलबे से मिली थी। पहचान के दस्तावेजों के साथ एसएस ओबरफ्यूहरर वर्नर बेस्ट ने रीच सुरक्षा मुख्य कार्यालय के एम्टस-वी.आई द्वारा प्रबंधित 47 संभावित विकल्पों में से हिटजिंगर का
हाम चुना। इस छद्मवेश के लिए बारीकी से ध्यान देने की जरूरत थी। हिमलर के विशिष्ट पॉकेट चश्मे की जगह एक मृत वेहरमाच अधिकारी से प्राप्त तारिम वाले चश्मे को रखा गया था। उनके करीने से संवारे गए नाखूनों को जानबूझकर दागदार और गंदा किया गया था। एक काले आंख के पैच ने उनकी बाईं आंख को छुपा दिया था, जिससे चेहरे पर अनियमितता आ गई थी ताकि भविष्य में पहचान के प्रयास मुश्किल हो जाए। इस पे चने 1922 में म्यूनिख विश्वविद्यालय में द्वंद्वयुद्ध में लगी चोट के एक स्पष्ट निशान को भी छुपा दिया था। ओबरफ्यूहरर और हिमलर के निजी चिकित्सक कार्ल गेबर्ट ने 8 मई को होहेनलिचेन क्लिनिक में उनके चेहरे का हल्का फुल्का परिवर्तन किया। गालों में स्थानीय संवेदनाहारी के इंजेक्शन लगाने से अस्थायी सूजन आई, जिससे हिमलर के चेहरे की संरचना में सुधार हुआ। एक छोटे कृत्रिम उपकरण ने उन की नाक के आकार को समायोजित किया। ये परिवर्तन 2 हफ्तों में गायब हो गए, लेकिन जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद के महत्वपूर्ण दौर में ये आवश्यक रूप से छिपे रहे। 15 मई को हिमलर ब्रिटिश चौकियों से होते हुए दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे विस्थापितों के एक समूह में शामिल हो गए। इस समूह में 23 लोग शामिल थे, जिनमें पूर्वी प्रशिया के 12 वास्तविक शरणार्थी, 6 पूर्व वेहरमाच सैनिक जिन्हें सेवामुक्त कर दिया गया था, 3 विदेशी ओईए कर्मचारी और 2 अन्य एसएस अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी। एसएस ब्रिगेड फ्यूहरर गुटलोब बर्जर ने इस अभियान की देखरेख की और समूह की यात्रा को प्रमाणित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस में अपने संबंधों का उपयोग किया। 2 महीने पहले हिमलर के निजी चिकित्सक कैप्टन विक्टर ब्रैक को एक साइनाइड कैप्सूल दिया गया था, क्योंकि हार निश्चित लग रही थी। यह जहरीला पदार्थ डॉ हेलमुट पापेंडिक द्वारा सैक्सनहाउसेन यातना शिविर में औद्योगिक स्टॉक से चुराए गए पोटेशियम साइनाइड क्रिस्टल से तैयार किया गया था। यह कैप्सूल सावधान ही पूर्वक नियोजित एसएस आत्महत्या प्रोटोकॉल का चरमोत्कर्ष था, जिसमें चिकित्सा कर्मियों ने जनवरी 1945 से ओबरफ्यूहरर और उससे ऊंचे रैंक के अधिकारियों को मानकीकृत जहर उपकरण वितरित किए थे। प्रत्येक कैप्सूल में 350 मिलीग्राम पोटेशियम साइनाइड था, जो एक वयस्क पुरुष को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त था। ब्रूक्स में सुडेटेन ड्यूश ट्रेबस्टॉफवर के सुविधा में निर्मित इन ग्लास एम्प्यूल्स का उत्पादन डॉ ब्रैक की देखरेख में यहूदी स्वामित्व वाली प्रयोगशालाओं से जब्त उपकरणों का उपयोग करके किया गया था। 18 मई को ब्रेमेन के पास हिमलर ने इटली में पूर्व एसएस कमांडर कार्ल वुल्फ से बमबारी वाले एक चर्च के तहखाने में मुलाकात की। बैठक 47 मिनट तक चली। वुल्फ ने ओएसएस के एलन डलेस का एक संदेश दिया। यदि हिमलर सोवियत पदों और जर्मन रक्षात्मक संरचनाओं पर खुफिया जानकारी साझा करता है, तो पश्चिमी मित्र संभावित रूप से अलग अलग वार्ता में संलग्न हो सकते हैं। वुल्फ ने इटली में अपने गुप्त आत्मसमर्पण चर्चाओं का विवरण देने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिससे हिमलर के लिए मान संभावनाओं का संकेत मिला। अचिम में सेंट मारिया हिमलफार्ट चर्च को 8 अप्रैल को आरएफ बमबारी से नुकसान पहुंचा था। हालांकि इसका तहखाना बरकरार रहा और ब्रिटिश गश्ती दल से कवर प्रदान किया। तहखाने में हेनरिक मिलर, हंस कामलर, ओसवाल्ड पोहल, 2 एसएस अनुरक्षक हॉप्टस्टुरमफुहरर फ्रेडरिक वेबर और ओबरस्टुरमफुहरर हंस क्रूगर वुल्फ के साथ थे, जिन्होंने इतालवी सैन्य दस्तावेजों में हैंड जालसाजी करके उन्हें वेहरमाच के भगोड़े बताकर स्वदेश वापसी की मांग की थी। पश्चिमी सहयोगियों के साथ बातचीत करने में हिमलर का विश्वास उनके युद्ध उद्देश्यों के बारे में एक गलत धारणा से उपजा था। उनका मानना था कि उनका साम्यवाद विरोधी रुख और सोवियत सैन्य ठिकानों की जानकारी ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए फायदेमंद होगी।
राइक्सफुहरर एसेस के पास पोलैंड और चेको स्लोवाकिया में लाल सेना की तैनाती के जटिल नक्शे थे, जो सोवियत लाइनों के पीछे गुप्त रूप से सक्रिय एब्वेहर नेटवर्क के माध्यम से हासिल किए गए थे। 20 मई को लोअर सैक्सोनी में ब्रिटिश सुरक्षा अभियान तेज हो गए। ब्रिगेडियर डेरेक मिल्स रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ऑपरेशन नेले का उद्देश्य भाग रहे नाजी नेताओं को पकड़ना था। हैम्बर्ग और ब्रेमेन के आसपास के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में 200 सैन्य पुलिस, 300 खुफिया विशेषज्ञ और 450 मानक पैदल सेना तैनात की गई थी। मिल्स रॉबर्ट्स, जिन्होंने पहले डी-डे ऑपरेशन के दौरान प्रथम विशेष सेवा ब्रिगेड का नेतृत्व किया था, ने नाजी आशंका अभियान में रणनीतिक सैन्य अनुशासन लागू किया। चयन समिति ने युद्ध अपराधियों और सुरक्षा संदिग्धों की केंद्रीय रजिस्ट्री से प्राप्त खुफिया जानकारी पर भरोसा किया, जो कि सुप्रीम हेडक्वार्टर एलाइड एक हलंस पेरिशनरी फोर्स द्वारा प्रबंधित एक डेटाबेस है। इस रजिस्ट्री में विस्तृत चित्र, शारीरिक प्रोफाइल और 2047 लक्षित नाजी अधिकारियों के ज्ञात सहयोगियों को रखा गया था। हिमलर प्राथमिकता सूची में दूसरे स्थान पर थे। उनसे पहले केवल एडोल्फ हिटलर थे। लगातार और गहन ब्रिटिश चौकियों के कारण हिमलर का समूह ब्रेमेरवर्डे के पास बिखर गया। पूछताछ के दौरान बर्जर ने खुलासा किया कि प्रमुख हस्तियां ब्रिटिश क्षेत्र से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने कोई विशिष्ट नाम या स्थान नहीं बताया। यह खुलासा रोटेनबर्ग के पास 7वें बख्तरबंद डिवीजन की टोही इकाइयों के साथ मुठभेड़ के बाद हुआ। 11वें अनुस्वर हुसर्स के कैप्टन जेम्स मिशेल ने नियमित दस्तावेज जांच के लिए समूह को रोका। बर्जर के सवालों के जवाब देते समय हिमलर चुप रहे। उन्होंने बताया कि समूह कोनिग्सबर्ग से विस्थापित लोग थे जो बवेरिया में अपने रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे। मिशेल ने उन लोगों के आश्चर्यजनक रूप से अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को देखा, जिन्होंने दावा किया था कि वे पूर्वी प्रशिया से 800 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे। वह अकेले ही आगे बढ़े। उनके पास 11 मई 1945 की तारीख वाले फर्जी डिस्चार्ज दस्तावेज थे, जिनका क्रमांक 43,87,291 था। इन दस्तावेजों से उनकी पहचान हेनरिक हित्जिंगर के रूप में हुई, जिनका जन्म 15 अगस्त 1895 को म्यूनिख में हुआ था, जिन्होंने तीसरी रिजर्व पुलिस बटालियन में सेवा की थी और चिकित्सा कारणों से उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया था। युद्ध के अंतिम चरण में वेहरमाच कर्मियों में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस और तंत्रिका थकावट व्याप्त थी। 22 मई को चेशायर रेजिमेंट के सार्जेंट जोसेफ ब्रिटन ने एक नियमित चेकपॉइंट पर हिमलर का भेष लगभग उजागर कर दिया था। यह चेकपॉइंट सिट्जेनसोहन के पास रूट B4 और B71 का हे जंक्शन पर स्थित था, जहां प्रतिदिन लगभग 200 शरणार्थियों का सत्यापन होता था। 3 महीने की ड्यूटी के दौरान ब्रिटेन ने दस्तावेज सत्यापन में अपने कौशल को निखारा था। अपने बवेरियन उच्चारण के बावजूद हिमलर के डिस्चार्ज पेपर्स में वुर्टेमबर्ग में सेवा का उल्लेख था, एक विसंगति जिसे ब्रिटेन ने देखा, लेकिन हिमलर द्वारा यह बताए जाने के बाद कि उनकी यूनिट को अंतिम वापसी के दौरान स्थानांतरित कर दिया गया था, इसे अनदेखा कर दिया। यह बाल बच गया। जब 11:30 बजे ब्रिटेन ने एक एसएस कैदी स्तंभ के पास आ रहे हिमलर की प्रतिक्रिया देखी, पकड़े गए वे फेन एसएस कर्मियों को फॉलिंग बोस्टेल निरोध के केंद्र की ओर ले जाया जा रहा था। एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए सेवामुक्त पुलिस अधिकारी हेनरिक हित्जिंगर, जिनकी आयु 49 वर्ष है, ने अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए पारंपरिक राहत का प्रदर्शन की बिना कठोर मुद्रा बनाए रखी और एक सैन्य टुकड़ी का निरीक्षण किया। यह व्यवहार सार्जेंट ब्रिटेन के 1987 के चेकपॉइंट लॉग में दर्ज है, जो ब्रिटिश सेना के अभिलेखागार से प्राप्त हुआ है। प्रविष्टि में
अनुस्वर हिटजिंगर का गंतव्य म्यूनिख दर्शाया गया था, लेकिन सेवामुक्त होने के बावजूद उनके सैन्य आचरण का वर्णन किया गया था। लॉग में सुझाव दिया गया था कि यदि संसाधन अनुमति देते हैं तो आगे की जांच ही जा सकती है। हालांकि उस समय शरणार्थियों की भारी संख्या के कारण जिन्हें प्रक्रिया की आवश्यकता थी, यह आगे नहीं बढ़ाया गया। उस शाम हिमलर ल्यूनेबर्ग से 12 किलोमीटर दूर एक किसान विल्हेम कोएस के खलिहान में रुके अपने मेहमान की असली पहचान से अनजान कोएस्टर ने मवेशियों की देखभाल में मदद के बदले में रोटी और दूध की पेशकश की बाद में ब्रिटिश जांचकर्ताओं को दिए गए कोएस्टर के बयान से खलिहान का पता चला। कोएस्टर ने हिटजिंगर को एक विनम्र लेकिन चिंतित व्यक्ति बताया, जिसका व्यवहार एक शिक्षित व्यक्ति जैसा था जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। 23 मई को 1430 बजे पूछताछ कक्ष में वापस लौट आए। 6 महीने तक कैप्टन सिल्वेस्टर ने जर्मन कैदियों के रिहाई दस्तावेजों की जांच करके दस्तावेज प्रमाणीकरण में दक्षता हासिल की। विशिष्ट वहरमाच रिहाई पत्रों में अलग अलग स्याही के रंग टिकटों का दबाव और विशिष्ट कागज की गुणवत्ता होती थी। हिमलर के दस्तावेज बिल्कुल एमसेरेसच प्रारूप के अनुरूप थे। हालांकि उन दस्तावेजों के लिए स्याही अत्यधिक नई लग रही थी, जिनके बारे में अनुस्वर दावा किया गया था कि उन्हें 12 दिन पहले 1545 बजे जारी किया गया था। मर्फी की पूछताछ और विस्तृत होती गई। अप्रैल में हिटजिंगर की यूनिट का स्थान क्या था? शहर छोड़ते समय उसने कौन सी सड़कें पार की? मार्च के दौरान क्या राशन खाया गया? हिमलर ने किसी भी पीछे हटते जर्मन सैनिक के लिए लागू अस्पष्ट जानकारी दी। मर्फी ने देखा कि हिमलर का ज्ञान व्यावहारिक के बजाय सैद्धांतिक लग रहा था। 30 घंटे के बाद कैदी ने एसएस शब्दावली के साथ उल्लेखनीय परिचितता प्रदर्शित की। जब मर्फी ने पूछताछ के दौरान जानबूझकर रैंक का दुरुपयोग किया तो एक वास्तविक पुलिस सार्जेंट एसएस पदानुक्रम में ओबरफ्यू हरर और ब्रिगेड फ्यूहरर के बीच अंतर को ठीक नहीं करेगा। 1901 के घंटों में हिमलर को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर भी नुकसान पहले ही हो चुका था। मर्फी ने 11वें बख्तरबंद डिवीजन के खुफिया विशेषज्ञ मेजर टेनली टक से सलाह मांगी, जिन्होंने राइन क्रॉसिंग के बाद 200 से अधिक एसएस अधिकारियों से पूछताछ की थी। संदिग्ध के व्यवहार, भाषण शैली और अनजाने तौर तरीकों से वरिष्ठ अधिकारी की शिक्षा का संकेत लता था। आम सैनिक शायद ही कभी इस तरह की कठोर मुद्रा या औपचारिक वाक्य विन्यास का प्रदर्शन करते हैं। हिमलर की असली पहचान उजागर होने पर तलाशी के दौरान और चीजें मिली। छिपे हुए एसएस प्रतीकों के हाथ एक सोने की अंगूठी, कोरित प्रविष्टियों वाली एक पता पुस्तिका, उनकी पत्नी मार्गरेट द्वारा हेन को उनकी बेटी गुर्रून के स्थान के बारे में 10 मई को लिखा गया एक पत्र और 45 घंटे का सूट एसएस राइक्सभो रर के रूप में उन्होंने संगठन के चरम पर 900,000 से अधिक सैनिकों की कमान संभाली। उनका नाम निर्वासन आदेशों, शिविर निर्देशों और संहार दिशानिर्देशों में अंकित था। नूर्नबर्ग के अभियोजकों ने उन्हें जीवित ही ढूंढ लिया। वेल्स की जांच के 5 घंटे बाद कॉस्मेटिक दंत चिकित्सा से परे भी कुछ सबूत सामने आए। हिमलर के बाएं हाथ पर एक छोटा सा निशान था, जो एसएस रक्त समूह के टैटू जैसा था, जिन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया गया था। उनके हाथों में कोई खुरदरापन नहीं था, नाखून बेदाग थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनके पैरों में लंबे समय तक मार्च करने का कोई निशान नहीं था, जो आमतौर पर सेवामुक्त सैनिकों में पाया जाता है। वेल्स ने 20 घंटों में 10 अक्टूबर 1945 को नूर्नबर्ग में रूडोल्फ हेस द्वारा आत्महत्या के प्रयास के बाद निर्धारित मौखिक परीक्षा प्रोटोकॉल को लागू किया। हालांकि वह घटना तब तक
नहीं हुई थी। इसके बजाय उन्होंने 15 अप्रैल को ब्रिटिश हिरासत में वर्नर वॉन ब्लोमबर्ग द्वारा आत्महत्या के प्रयास के बाद स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया। उच्च पदस्थ नाजी अक्स र अपने दांतों में या अपनी जीभ के नीचे जहर छिपाकर रखते थे। साइनाइड कैप्सूल जटिल योजना का प्रतीक था। एसएस द्वारा शिविर चिकित्सा सुविधाओं को खाली कराने के दौरान जब्त की गई दवाइयों की आपूर्ति तिसे डॉ ब्रैक द्वारा प्राप्त की गई कांच की शीशी ठीक 6 मिलीमीटर लंबी और 2 मिलीमीटर व्यास की थी, जो एक खोखले दाढ़ के भीतर छिपने के लिए पर्याप्त सघन थी, जबकि 90 सेकंड में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त हलंत घातक थी। 55 घंटे से अधिक समय तक टीम के प्रयासों के बावजूद उत्तरी अफ्रीका में युद्धक्षेत्र चिकित्सा प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई उन्नत पुनर्जीवन तकनीकें मुंह से मुंह में पुनर्जीवन, हृदय की मालिश, हृदय की मांसपेशी में सीधे एड्रेनालाइन इंजेक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड के कोशिकीय श्वासावरोध के खिलाफ निरर्थक साबित हुई। यह जहर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से जुड़ा है, जो कोशिकी यह स्तर पर ऑक्सीजन के उपयोग को बाधित करता है। 12 तस्वीरों ने हिमलर के विभिन्न पहलुओं को प्रलेखित किया। उनके चेहरे के कई दृश्य, उनके टैटू वाले जख्मी हाथों के क्लोजअप, खोखले दांतों को दिखाने हे एक्सरे, कांच के कैप्सूल के टुकड़े, जाली पहचान दस्तावेज और उनके जैकेट के अस्तर में पाए गए प्रामाणिक एसएस कागजात जांच ने स्वतंत्रता की अवधि के दौरान हिमलर की गतिविधियों का पता लगाया। 13 मई को एसएस संपर्कों के साथ श्लेस्विग होल्स्टीन में, 16 मई को लोअर सेक्सोनी में शरणार्थी स्तंभों के बीच यात्रा, 19 मई को हैम्बर्ग के पास अज्ञात सहयोगियों से मुलाकात और 21 मई को ल्यूनेबर्ग के पास हलंत्रिटिश लाइनों के पास पहुंचना। प्रत्येक स्थान की पुष्टि अगले हफ्तों में एकत्र गवाहों के बयानों से हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल नाइटिंगेल की जांच ने नाजी नेतृत्व की आत्महत्या की एक व्यवस्थित तय योजना का पर्दाफाश किया। 3 व्यक्ति हेनरिक मिलर, हंस कामलर और ओडिलो ग्लैबोचनिक 24 मई को लगभग 2:45 बजे मित्र देशों की हिरासत में रहते हुए इसी तरह के कैप्सूल के कारण दम तोड़ गए। नाइटिंगेल ने स्टाफ सार्जेंट रॉबर्ट बेनेट का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने हिमलर की प्रारंभिक गिरफ्तारी की देखरेख की थी। बेनेट ने बताया कि बंदी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असामान्य रूप से साफ दिखाई दे रहा था जब वो 11 दिनों से चल रहा था। उसके जूते और कपड़ों पर बहुत कम घिसाव था, जो जर्जर थे लेकिन लंबे समय तक बाहर यात्रा करने के लिए पर्याप्त गंदे नहीं थे। कांच के टुकड़ों के विश्लेषण से विनिर्माण विवरण का खुलासा हुआ, यह सुझाव देते हुए कि एम्प्यूल हाथ से बने होने के बजाय मशीन से उड़ाया गया था, जो कि एक तात्कालिक निर्माण के बजाय दवा उद्योग में उत्पादन को दर्शाता है। रासायनिक अवशेष परीक्षण ने 97% शुद्ध हलंत पोटेशियम साइनाइड की पुष्टि की। तनाव से जुड़ी दंत समस्याएं न केवल गुहाओं से, युद्ध के अंतिम चरण के दौरान कुपोषण के संकेत, उनके पेट में केवल पानी और रोटी मिली, जो 30 घंटे की अवधि में मृत्यु से लगभग 6 घंटे पहले खाई गई थी। हिमलर की डायरी की जांच से उनके छिपने की अवधि के दौरान उनकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी मिली। 14 मई की प्रविष्टि सहयोगियों को तर्क समझना चाहिए। बोल्शेविज्म हम सभी के लिए खतरा है। 17 मई चर्चिल जर्मन सहयोग के महत्व की सराहना करेंगे। 20 मई शायद बर्नाडोट के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। काउंट वोल्कर बर्नाडोट ने आईएसएफ सोवियतों को छोड़कर पश्चिमी सहयोगियों से हिमलर के आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करने की कोशिश की। 18-15 घंटे नाइटिंगेल की रिपोर्ट ने 15 दिन पहले जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद से नाजी नेतृत्व की आशंकाओं और आत्महत्याओं के क्रम का पता लगाया। फील्ड मार्शल फर्डिनेंड शोरनर को 15 मई को गिरफ्तार किया गया। जूलियस स्ट्राइकर को
20 मई को गिरफ्तार किया गया। रॉबर्ट ले, एक उच्च पदस्थ नाजी व्यक्ति, ने बाद में आत्महत्या कर ली है। हिमलर अब तक का सबसे बड़ा आत्महत्या करने वाला व्यक्ति था, जिसकी मृत्यु 9 से 39 दिनों के भीतर हुई थी। शव को ठिकाने लगाने का निर्देश क्षेत्र से आया था। मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी ने बैर होहेनहॉ से न स्थित अपने अड्डे से सुरक्षित माध्यमों से ये गुप्त आदेश प्रसारित किए। किसी भी जर्मन अधिकारी को सूचित नहीं किया जाना था, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाना था और किसी स्थान को चिन्हित नहीं किया जा ना था। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों को चिंता थी कि कोई भी पहचानी गई कब्र नाजी समर्थकों के लिए तीर्थस्थल बन सकती है। 10 घंटे बाद सार्जेंट ओक्स को 23वीं फील्ड कंपनी रॉयल इंजीनियर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स स्टार से निर्देश मिले कि वे जंगली इलाके में कब्र खोदें और उसे किसी भी सड़क या ऐतिहासिक स्थल से कम 1 किलोमीटर दूर रखें। आकस्मिक खोज को रोकने के लिए कब्र को 8 फीट का राह बनाया जाना था। मानक गड्ढों को खोदने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाना था और दफनाने का काम 14:00 बजे तक पूरा करना था। दफनाने में 6 स्वयंसेवक शामिल थे, जिन्होंने डीरे के बाद से एक साथ सेवा की थी। पूर्णविराम दोपहर 12:30 बजे ल्यूनेबर्ग से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ओक्टेडेन गांव के पास चीड़ और ओक के मिश्रित जंगल में एक जगह पर, जहां कोई निशान नहीं था, कोई पगडंडियां या विशिष्ट चिन्ह नहीं थे और आसपास कोई इमारत भी नहीं थी, लेफ्टिनेंट कर्नल स्टार ने इस घटना में शामिल लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। सार्जेंट विलियम ओक्स और डेनिस क्लार्क, कॉर्पोरल माइकल बार्न्स और फ्रेडरिक वेल, साथ ही सैपर जॉर्ज मरे और जेम्स डेविरसन। आधिकारिक मानचित्रों से सटीक ग्रिड संदर्भ हटा दिया गया था, जबकि जीपीएस निर्देशांक आज तक अज्ञात हैं। 8 फुट गहरी, 7 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी, चौकोर भुजाओं वाली और समतल आधार वाली रेतीली दोमट मिट्टी में बनी, जिसमें पानी अच्छी तरह से निकलता था। असामान्य परिस्थितियों के बावजूद सैन्य दफन प्रोटोकॉल का पालन किया गया। कब्र पर कोई निशान, पहचान सामग्री या कब्र से संबंधित कोई सामान नहीं था। 15 घंटे बाद हेनरिक हिमलर के पार्थिव शरीर को 2 ब्रिटिश सेना के कंबलों में लपेटकर, जिन पर क्रमांक बी 4471 और बी 4472 अंकित थे, एक अचिन्हित कब्र में दफना या गया। लकड़ी के ताबूत, धातु के कंटेनर या इसे संरक्षित करने के प्रयासों के बिना कंबल 2 साल के भीतर खराब हो जाते, जिससे शरीर 5 साल के भीतर पहचान में नहीं आता। 45 घंटों के बाद कब्र को भर दिया गया और इसकी सतह को जंगल के मलबे जैसे गिरी हुई शाखाओं, देवदार की सुइयों और ढीली मिट्टी से ढक दिया गया, जो आसपास के इलाके जैसा लग रहा था। 6 महीनों के भीतर प्राकृतिक वनस्पति ने किसी भी तरह की गड़बड़ ही के निशान को मिटा दिया। दफनाने वाली टीम ने अपने उपकरण पैक किए और अलग-अलग वाहनों में रवाना हो गई। वे 6 लोग जो हिमलर के दफन स्थान को जानते थे, दशकों तक चुप रहे। सार्जेंट ओक्स ने मैनचेस्टर में एक निर्माण फोरमैन के रूप में नागरिक जीवन फिर से शुरू किया। सार्जेंट क्लार्क यॉर्कशायर में शिक्षक बन गए। कॉर्पोरल बार्न्स 1952 में ऑस्ट्रेलिया चले गए। कॉर्पोरल वेल्स ने बर्मिंघम में एक मैकेनिक के रूप में काम किया। साइमन विसेंथल ने जानकारी के लिए ब्रिटिश वेटरन्स एसोसिएशन से संपर्क किया। सोवियत संघ ने युद्ध अपराधों के सबूत के तौर पर दफनाने वाली जगह तक पहुंच का अनुरोध की। या पूर्वी जर्मन अधिकारियों ने दावा किया कि हिमलर को उनके क्षेत्र में दफनाया गया था और उन्होंने लीप्सिग और ड्रेस्डेन के पास व्यापक खोज की। 1962 में दफनाने वाले दस्ते के अंतिम जीवित सदस्य जेम्स डेविरसन की मुलाकात एक जर्मन टेलीविजन निर्माता से हुई, जिसने कब्र के स्थान के लिए $10
000 का प्रस्ताव रखा। इस बातचीत का बीबीसी के एक साक्षात्कार में जिक्र किया गया, जहां डेविरसन ने कहा, कुछ राज गुप्त ही रहने चाहिए। 1983 में बिना कोई जानकारी दिए उनका निधन हो गया। हिमलर की गिरफ्तारी से संबंधित ब्रिटिश खुफिया रिकॉर्ड आधी सदी तक अति गोपनीय रखे गए थे। 1995 में गोपनीयता हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन प्रासंगिक विवरण अभी भी गुप्त रखे गए हैं। किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में दफनाने वाली जगह का जिक्र नहीं है। 1989 में रक्षा मंत्रालय ने हेनरिक हिमलर के दफन अवशेषों के बारे में कोई जानकारी न होने की सूचना दी। हिमलर द्वारा इस्तेमाल किए गए साइनाइड कैप्सूल के स्रोत का पता 1987 में कंपनी के रिकॉर्ड के जरिए बायर एजी तक लगाया गया। बायर ने पुष्टि की कि मार्च 1945 में उनके ले वर्कुसेन स्थित कारखाने से पोटेशियम साइनाइड के 200 कांच के एम्पुल गायब हो गए थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें सैन्य अधिकार वाले अज्ञात लोगों ने चुराया था। एसएस के चिकित्सा अधिकारियों अनुस्वर ने मित्र देशों की सेनाओं के पास आते ही दवाइयों की आपूर्ति को व्यवस्थित रूप से लूट लिया था। समकालीन फोरेंसिक विधियों का उपयोग करते हुए हिमलर की कब्र को भूभेदक रडार और मृदा विश्लेषण का उपयोग करके खोजा जा सकता है, क्योंकि 1945 में दफन के कारण मिट्टी में आई गड़बड़ी के पैटर्न 75 साल तक बने रह सकते हैं। हालांकि खोज क्षेत्र, जो 50 वर्ग किलोमीटर का जंगल है, में 1945 के बाद से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। दफन स्थल को अंततः भुला दिया गया और 6 रॉयल इंजीनियरों ने अपनी गोपनीयता की शपथ का सख्ती से पालन किया। 1978 में सार्जेंट ओक्स का निधन हो गया, जो उस जगह के ठिकाने का राज अपनी कब्र में ले गए। 1959 में अनुस्वर जर्मन अधिकारियों ने युद्ध अपराधों के रिकॉर्ड के लिए हिमलर के दफन स्थल के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों से जानकारी मांगी। जवाब, अवशेषों के अंतिम विश्राम स्थल का कोई भी विवरण देने वाला कोई दस्तावेज नहीं मिला। जंगल में शैतान भी खुद को असहाय पा सकता है।